नियति के होठों के नीचे एक काला तिल था। तिल को देखकर बीस्ट ने खुद से कहा, तो तुम वही हो? कौन है जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में प्लान किया है? किसने भेजा है तुम्हें? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब्रम नियति को देखते हुए सोच रहा था। वहीं नियति उसे डरी सहमी निगाहों से देख रही थी। अब्रम के पूछने पर उसने कहा, मेरा नाम नियति है। अब्रम की तरफ से एक और सवाल आया, किसने भेजा है तुम्हें? किसके कहने पर तुम यहाँ आए हो? उद्धरण चिन्ह। नियति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। यहाँ तो मुझे आस्था माँ लेकर आए हैं। अब्रम ने कहा, मैं आस्था माँ की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका नाम बताओ मुझे जिसने तुम्हें मेरा एड्रेस दिया है, जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में प्लान किया है। तुम यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारा कोई मकसद है, बताओ किस इरादे से आए हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर नियति रुआसी आवाज में बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे माँ के पास जाना है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गया। पर तब भी अब्रम को उस पर तरस नहीं आया और उसने अपने उसी ऑरा को बरकरार रखते हुए कहा, एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। अच्छा है, पर यहाँ ना किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है ना किसी ड्रामा का ऑडिशन। तो जो पूछा जाए उसका सच सच जवाब, वरना झूठ बोलने की सजा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी होगी। उसकी बातें नियति को डरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में उससे बात कर रहा है। उसने फिर कहा, प्लीज मेरा यकीन करिए, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ आस्था माँ के साथ आई थी। नियति की जिद देखकर अब्रम के माथे पर सिलवटें आ गई। तभी उसने अपने पास खड़े टाइगर, जगुआर और पाइथन को देखते हुए कहा, लड़कियों को किन किन चीजों से डर लगता है? उसके पूछने पर तीनों एक एक कर उसे बताने लगे। 20 लड़कियों को सबसे ज्यादा कॉकरोच से डर लगता है, जगुआ बोला। उसके बोलने के अगले पल ही टाइगर भी बोला, 20 छिपकली, कुत्ता। इतने में पाइथन भी बोल पड़ा, 20 चूहा। सबकी बात सुनकर बीस्ट ने कहा, जाओ सब ले आओ। वही जब नियति ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी फटी आंखों से अब्रम को देखने लगी। उसकी सांसें जैसे उसके गले में आकर अटक गई थी। अब्रम उसे साक्षात शैतान लग रहा था। उसकी बात सुनकर नियति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दो। अब्रम उसे देख होठों को तिरछा कर बोला, देखते हैं तुम अब्रम सिंह चौहान का टॉर्चर किस हद तक झेल सकती हो। कुछ ही देर में वे तीनों ही छिपकली, कॉकरोच और चूहों के साथ वहां पर मौजूद थे। नियति के सामने रखे हुए तीनों बॉक्स, जिनमें छिपकली, कॉकरोच और चूहे थे, उन्हें देखकर नियति का गला सूख गया था। वो बार बार अपनी गर्दन को ना में हिला रही थी। वहीं उसे डरते देखकर अब्रम को मजा आ रहा था। तभी उसके इशारे पर पाइथन ने बॉक्स में से एक कॉकरोच निकालकर उसे लेकर नियति के पास जाने लगा। कॉकरोच को देखकर नियति की आंखें डर से बड़ी हो गई। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसे मुझसे दूर रखो, प्लीज नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके रोने और गिड़गिड़ाने से किसी को वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पाइथन ने कॉकरोच उसके कंधे पर रख दिया तो नियति अचानक से खड़ी हो गई और अपने कंधों को झटक दिया। कॉकरोच उसके कंधे से नीचे गिर गया। उसे देखकर नियति रोने लगी। उसे रोते देखकर अब्रम को सुकून मिल रहा था। तभी उसने जगुआ को इशारा किया तो वो छिपकली लेकर नियति के पास जाने लगा। ये देखकर नियति डर से पीछे हटने लगी। वो पीछे हटते हटते अब्रम के पास आ गई। जगुआ भी उसके नजदीक आ गया था। जगुआ ने हाथ बढ़ाकर छिपकली को उसके ऊपर रखना चाहा तो नियति एकदम से पीछे हो गई और लड़खड़ाकर अपने पीछे बैठे अब्रम की गोद में गिर गई। उसने गिरते ही डर से अपना चेहरा अब्रम के सीने में छुपा लिया और रोते हुए बोली, प्लीज नहीं, इसे मुझसे दूर रखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। नियति अपने ही धुन में उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बोले जा रही थी। वहीं इस नजारे को देखकर जगुआ, पाइथन, टाइगर तीनों ही शॉक्ड रह गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें फ्रज कर दिया हो। वो एक ही पोजीशन में खड़े हैरानी से आंखें फाड़े। ... वहीं नियति के अचानक इतने करीब आ जाने से अब्रम चौंक गया था। नियति की गर्म सांसें उसके गर्दन और चेस्ट पर पड़ रही थी। अब्रम के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट झलक रही थी। नियति ने डर से उसकी कॉलर को अपने छोटे छोटे हाथों में भर लिया। वो अभी भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए रो रही थी। उसके आंसू अब्रम के कपड़े और सीने पर गिर रहे थे। कुछ सेकंड के लिए वो भी फ्रिज हो गया था, पर जैसे ही वो अपने सेंस में आया उसने कसकर अपनी मुट्ठी को बंद किया और अपनी कर्कश आवाज में कहा, हाउ डेयर यू,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? नियति उसकी आवाज सुनकर डर गई। उसने चौंक कर अपना सिर ऊपर उठाया और अभ्रम को देखा। दो काली आंखें उसे ही घूर रही थी। नियति की आंसुओं से भीगी आंखें जब उसकी आंखों से मिली तो कुछ पल के लिए वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह गए। अभ्रम कुछ पल के लिए नियति की आंखों और उसके मासूम चेहरे में खो गया जो रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। उसके दर्द को देखकर अभ्रम को कुछ एहसास हुआ, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए नियति की आंखों में देखते हुए कहा, ओह तो तुम यहाँ इसके लिए आए हो। नियति को उसकी बातें समझ नहीं आई, इसलिए वो असमंजस में उसे देखने लगी। तभी अभ्रम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे सेड्यूस करने के लिए भेजा है ना तुम्हें उन लोगों ने। नियति को इंग्लिश आती थी पर इतनी नहीं कि उसे हर बात का मतलब पता हो। उसके लिए ये शब्द नया था, उसे सेड्यूस शब्द का मतलब नहीं पता था, इसलिए वो अभी भी उसे कंफ्यूजन में देखी जा रही थी। तभी अभ्रम ने फिर कहा, तुम्हारी खूबसूरती का जादू मुझ पर नहीं चलेगा, इसलिए उठो मेरे ऊपर से और मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। समझी तुम? नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर नियति तुरंत ही उसके ऊपर से हट गई। उसके उठते ही अभ्रम भी उठकर खड़ा हो गया। बताओ मुझे उसका नाम क्या है? क्या वो अतीश खन्ना है या उसका बाप अरविंद या कोई और? बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है? उसके पूछने पर नियति ने सुबकते हुए न में सिर हिला दिया और पीछे हटने लगी। वो पीछे हटते हुए टाइगर के पास चली गई। तभी वो उससे टकराकर गिरने लगी तो टाइगर ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। देखकर अभ्रम ने टाइगर को घूर कर देखा तो टाइगर जल्दी से पीछे हो गया। अभ्रम नियति के पास गया और उसे घूरते हुए उसने कहा, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है तुम्हारी, पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हो तुम, तो अब मैं भी देखता हूँ और कब तक तुम मुझे सहन कर सकती हो। ये बोल वो नियति का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर पाइथन, जैगुआर और टाइगर तीनों ने एक दूसरे को देखा और पाइथन ने कहा, पता नहीं अब बीस्ट क्या करेंगे इस मासूम लड़की के साथ। उद्धरण चिन्ह। जैगुआर उन्हें देखते हुए बोला, मुझे तो ये इनोसेंट लग रही है। टाइगर भी उन्हें देखते हुए बोला, लग तो मुझे भी इनोसेंट ही रही है, पर बीस्ट को ये बात कौन समझाए। उन्हें तो यही लग रहा है किसी ने जानबूझकर नियति को उनके पास भेजा है। वेल अगर ये सच है तो नियति की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसने बीस्ट का सामना भी किया और अपना सच भी नहीं बताया। जैगुआर सोचते हुए बोला। उसकी बात सुनकर टाइगर और पाइथन दोनों उसे देखने लगे। दोनों को खुद को इस तरह देखते देखकर जैगुआर बोला, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। दोनों ने सिर हिलाया और चले गए। उनके जाने के बाद जैगुआर ने उस तरफ देखते हुए कहा, जिस तरफ बीस्ट नियति को ले गया था, पता नहीं अब इस लड़की का क्या होगा। बीस्ट का टॉर्चर सहने से तो अच्छा है ये बीस्ट को अपना सच बता दे। वहीं अभ्रम नियति का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जा रहा था। पहले मेरी गाड़ी के सामने जानबूझकर आ गई, जब वहां कुछ नहीं हुआ तो आस्था आंटी के जरिए तुम मेरे घर में आ गई और फिर मेरे बेडरूम में। ये बोलते हुए उसने खींचकर नियति को अपने सामने किया। वो उसके सामने खड़ी डर से कांप रही थी। अभ्रम ने तिरछी मुस्कान अपने होठों पर सजाते हुए उसे देखा और फिर उसके पीछे स्विमिंग पूल को देखा। नियति अभी भी रो रही थी। रोने की वजह से अब उसे हिचकियां आ रही थीं। तभी उस पर कोई रहम न दिखा हुए अभ्रम ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ धकेला तो वो स्विमिंग पूल में गिर गई। वो पानी में गिरते ही छटपटाने लगी, पर कुछ ही देर में नियति स्विमिंग पूल में खड़ी हो गई। उसे तैरना आता था, इसलिए उसने किसी की मदद लिए बिना ही खुद को संभाल लिया। स्विमिंग पूल का पानी नियति के कंधों से थोड़ा ही नीचे था। वो स्विमिंग पूल में खड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए अभ्रम को देख रही थी और अभ्रम स्विमिंग पूल के पास रखी रेस्टिंग चेयर पर उसे देखते हुए बैठ गया। उसने वाइन की बोतल उठाकर नियति को देखते हुए ग्लास में वाइन सर्व करते हुए कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम, पर मुझे स्ट्रॉन्ग चीजों को तोड़ना आता है। ये बोलकर उसने वाइन का सिप लिया और नियति को देखते हुए आगे कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मुझे उसका नाम बताओ और पूल से बाहर आ जाओ, नहीं तो रात भर ऐसे ही खड़ी रहो। उसकी बात सुनकर नियति चौंक गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू गए। उसने अभ्रम को मन ही मन कोसते हुए कहा, सच में जानवर हैं आप, मेरी कोई गलती न होते हुए भी मुझे सजा दे रहे हैं, बहुत बुरे हैं आप। मैं आस्था माँ को आपका असली चेहरा दिखाऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि आप अच्छे नहीं, एक बहुत बुरे इंसान हैं। उद्धरण चिन्ह। वो भीगी आंखों से अभ्रम को देखे जा रही थी, वहीं वो भी वाइन की सिप लेते हुए उसे ही देख रहा था।
नियति का चेहरा पानी से भीगकर और साफ हो गया था। वहां फैली पीली रोशनी में उसकी स्किन डायमंड की तरह चमक रही थी और अब्रम की नजरें उसे एकटक बिना पलके झपकाए देख रही थी। उसकी आंखें उसके चेहरे पर घूम रही थीं। नियति उसके इस तरह देखने से अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर खुद को ढक लिया। तो देखकर वो होठों को तिरछा कर मुस्कुराया। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, नियति को ठंड लगना शुरू हो गया था। वो स्विमिंग पूल में खड़ी कांपने लगी थी, पर अब्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे इस हालत में देखकर उसे सुकून मिल रहा था। नियति को अब बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और वो ठंड से कांपने लगी थी। उसके दांतों से आती किटकिट की आवाजें अब्रम को सुकून दे रही थी। उसे देखते हुए नियति ने अपने मन में कहा, जानवर है ये, इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं। कमजोर लोगों पर ये दोनों ही अपनी ताकत आजमाते हैं। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। उसने ये कहा भरते हुए अपनी आंखें बंद करी। तभी उसकी आंखों के सामने ऐसा ही एक मंजर कौंध गया। एक लड़की सूट सलवार पहने डरी सहमी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे और वो रोते हुए हाथ जोड़े माफी मांग रही थी। उसके सामने व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के आसपास रही होगी। वो होठों पर कुटिल मुस्कान सजाए उस लड़की को ही देख रहा था। उस आदमी के इशारे पर उसके दो आदमी आगे आए और लड़की के ऊपर बाल्टी से पानी की बौछार करने लगे। वे लोग लगातार लड़की के ऊपर पानी से प्रहार किए जा रहे थे। वो लड़की अब उन लोगों के प्रहार का सामना नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर अब धीरे धीरे शिथिल हो गया था। उसे बेहोश होते देखकर व्हीलचेयर पर बैठे आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ये था शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पहला चरण। इस मंजर को याद कर नियति ने अपनी बोझल होती आंखों को मुश्किल से खोला, तो उसकी आंखों के सामने अब्रम का चेहरा था। उसे देखते हुए नियति की आंखें फिर से बोझल हो गई और वो बेहोश होकर पूल में गिर गई। ये देखकर वो होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और वाइन का ग्लास टेबल पर रखते हुए खड़ा हुआ। वो अपने कदमों को बहुत आराम से रख रहा था। उसने नियति के पास जाने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसे तो नियति को इस तरह देखकर और मजा आ रहा था। वो उसे देखते हुए ही पूल में उतरा और नियति को अपनी बाहों में लेकर पूल से बाहर आया। अब्रम उसे एक रूम में ले गया और उसे बैग पर रख दिया। तभी उसने नियति के सफेद पड़ चुकी चेहरे को देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत है तुम में, पर मैं भी तुम्हारी हिम्मत को तोड़कर रहूंगा। ये बोलकर वो रूम से चला गया। उसके जाने के करीब 5 मिनट बाद एक मेड आई। उसकी उम्र भी शीला और आस्था की जितनी थी। उसका नाम स्नेहा था। उसने एक नजर बैग पर बेहोश पड़ी नियति को देखा तो उसे उस पर तरस आ गई। बीस्ट सच में एक जानवर है। इस मासूम सी बच्ची पर तो किसी को भी तरस आ जाए, फिर उन्हें क्यों नहीं आया। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और कबर्ड से कपड़े निकालकर नियति के कपड़े चेंज करने लगी। अगली सुबह जब नियति की आंखें खुली तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए उठकर बेड के क्राउन से टिककर बैठ गई। जैसे ही उसने झुकी पलकों को उठाया, उसका सामना अब्रम से हुआ। वो उसे ही घूर कर देख रहा था। नियति उसे देखकर डर गई और बेड पर पीछे होकर बैठ गई। अब्रम को देखते ही उसका शरीर कांपने लगा था। उसने डर के सूखे घूंट को जबरदस्ती अपने गले से उतारा। तभी अब्रम ने होठों को तिरछा कर कहा, सो टटल रेडी हो मेरा टॉर्चर झेलने के लिए। ये सुनते ही नियति और डर गई और उसने खुद को खुद में ही समेट लिया। पर तभी अब्रम उसके पास गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। नियति का हाथ पकड़ते ही उसे फील हुआ कि नियति को तेज फीवर है। कुछ सेकेंड के लिए वो रुका और उसे देखने लगा, पर अगले ही पल उसने अपने ख्यालों को झटका और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। जब वो हॉल से नियति को लेकर विला के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहा था, तभी आस्था की नजर उस पर पड़ गई और उसने अब्रम के सामने आते हुए कहा, बेटा नियति को कहाँ ले जा रहे हो? उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो बेटा, वो मासूम है। अब्रम ने गुस्से में नियति को देखकर दांत पीसते हुए कहा, आस्था आंटी आप जानती नहीं ये लड़की कितनी चालाक है। ये कोई मासूम लड़की नहीं, ये यहाँ मुझे नुकसान पहुँचाने आई है। इसे किसी ने भेजा है, ये किसी के कहने पर यहाँ आई है। तभी आस्था बीच में बोली, नहीं बेटा, नियति ऐसी लड़की नहीं है। ये तो सड़क पर मुझे बेहोशी की हालत में मिली थी। इसका एक्सीडेंट हो गया था और कोई इसकी मदद नहीं कर रहा था, तब मैं इसे अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। उद्धरण चिन्ह। आस्था आंटी आप ऐसे लोगों को नहीं जानती, ये छल कपट करने में माहिर होते हैं। ये सब इसकी चाल थी, पहले आपके पास पहुंचना और आपके जरिए यहाँ आना। उद्धरण चिन्ह।
अभ्रम को बीच में रोकते हुए आस्था जैसे कुछ बोलने को हुई कि तभी अभ्रम ने उन्हें गुस्से में घूर कर देखा तो वो डर कर चुप हो गई और अपनी पलकें झुका ली। अभ्रम नियति को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। नियति आस्था को देखते हुए बार बार अभ्रम से खुद को बचाने के लिए कह रही थी, पर आस्था मजबूर थी। अभ्रम के आगे किसी की नहीं चलती थी, ये बात वो अच्छे से जानती थी। अभ्रम उसे लेकर उसी जगह आ गया जहां उसने ब्लैकी को पिंजरे में बंद किया। ब्लैकी को देखते ही नियति की आंखें डर से चौड़ी हो गई। तभी ब्लैकी भी नियति को देखकर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनते ही नियति बेहोश होकर वहीं गिर गई। ये देखकर अभ्रम ने अपनी मुट्ठी बंद कर खुद से कहा, नॉट अगेन। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो टर्टल। ये बोलकर उसने नियति को फिर से अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। टाइगर की नजर जैसे ही उस पर गई, उसने दोनों को देखते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा बीस्ट नियति को टॉर्चर कर रहे हैं या उसे कुली की सर्विस दे रहे हैं। कल रात भी वो नियति को ऐसे ही ले गए थे और आज भी उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहे हैं। मुझे तो अब इस विला के मौसम के बिगड़ने की संभावना लग रही है। उद्धरण चिन्ह, अगर मौसम बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दे, हमारे लिए ही अच्छा है, कम से कम बीस्ट हम पर गुस्सा तो कम करेंगे। सुनकर टाइगर ने पीछे मुड़कर देखा तो जैगुआ खड़ा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। टाइगर उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चला गया। उसे जाते देखकर जैगुआ ने खुद से कहा, मेरे सवालों के जवाब तो किसी के पास नहीं होते, कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए थे पर अभ्रम को नियति पर रहम नहीं आया। वो उसे वैसे ही टॉर्चर करता रहा। इन 2 दिनों में उसने क्या कुछ नियति के साथ नहीं किया था। जब एक दिन नियति अपने रूम में सो रही थी, उसने चूहों को उसके रूम में छोड़ दिया और वो चूहे उसे काटने लगे। नियति जल्दी से उठकर बैठ गई और बैग के सिरहाने से चिपकते हुए उसने खुद को ही खुद में समेट लिया। चूहे बेड पर चढ़कर इधर से उधर कूद रहे थे, वही नियति रोते हुए खुद को उनसे बचा रही थी। ज्यादा रोने की वजह से वो अब सुबकने लगी थी। वही उसके रूम के बाहर विंडो के पास खड़ा अभ्रम वाइन की सिप लेते हुए उसे देख रहा था। नियति को रोते तड़पते देखकर उसे सुकून मिल रहा था। वो सरकास्टिकली स्माइल कर रहा था। उसके अगले दिन अभ्रम ने नियति को सारे दिन भूखा रखा। उसके बाद उसे कुत्तों से डराया। टॉर्चर का ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर उसे इतना टॉर्चर करने के बाद भी नियति का एक ही कहना था, वो कुछ नहीं जानती, और यही बात अभ्रम के गुस्से को और बढ़ा रही थी। आस्था ने अभ्रम का सही मूड देखकर उसे नियति के अतीत के बारे में बता दिया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो कैसे गांव से शहर आ गई थी। पर सब जानने के बाद भी उसे नियति पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने टाइगर और जैगुआ दोनों को बुलाया। वे दोनों ही उसके सामने अपना सिर झुकाए खड़े थे। दोनों को देखते हुए अभ्रम ने कहा, मुझे बताओ उस रात तुम्हें टर्टल कैसे मिली थी। टर्टल सुनकर पहले तो वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर दोनों ने ही अपने मन में कहा, ओ तो बीस्ट ने नियति का कोड नेम टर्टल रखा है। पता नहीं बीस्ट कहाँ से ऐसा नाम ढूंढ कर निकालते हैं। बेचारी कितनी मासूम खरगोश जैसी है और बीस्ट ने उसे क्या बना दिया कछुआ। तभी दोनों को खामोश देखकर बीस्ट ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, क्या तुम दोनों पर भी उसका असर हो गया है? एक बार में सुनाई नहीं देता। ये सुनते ही दोनों डर गए और तभी टाइगर जल्दी से बोला, बीस्ट वो उस रात अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ गई थी। आगे जैगुआ बोला, बीस्ट उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी से बचकर भाग रही थी और उसके फटे कपड़े तो आपने भी देखे थे। इतना बोलकर वो चुप हो गया। दोनों की बात सुनकर अभ्रम ने सोचते हुए खुद से मेरी गाड़ी के सामने भी वैसे ही आई थी। उद्धरण चिन्ह, ये सोचकर वो नियति के कमरे में चला गया। नियति बेड पर सिकुड़ कर बैठी थी कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने झुके सिर को ऊपर उठाकर देखा। एक बार फिर अभ्रम को अपने सामने खड़े देखकर वो डर गई। जहां उसकी आंखों में डर था तो वहीं अभ्रम की आंखों में उसके लिए गुस्सा और शक भरा था। उसने अपने गुस्से को शब्दों का रूप दिया और उसे देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है। मुझे बताओ तुम उस रात किससे बचकर भाग रही थी, कौन पड़ा था तुम्हारे पीछे? उसकी बात सुनकर नियति सोचने लगी। वो उस रात को याद कर रही थी जब वो आस्था की दवाई लेने केमिस्ट शॉप पर गई थी। नियति केमिस्ट शॉप से मेडिसिन लेकर बाहर आई ही थी कि तभी उसकी नजर गाड़ी में बैठते समर्थ पर गई। उसे देखते ही नियति की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो उसके पास जाने लगी पर तब तक समर्थ अपनी कार में बैठ चुका था। नियति की पहुंचने से पहले ही उसने कार स्टार्ट कर दी थी।
पर तभी नियति उसकी कार के पीछे उसे आवाज देते हुए भागने लगी। वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाए और रुककर हौंकने लगी। तभी एक काली परछाई ने उसे ढक दिया। उस परछाई को देखकर नियति ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने 3 लोग उसे घेरे खड़े थे। उनके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। उन्हें देखकर नियति डर गई थी। उनकी आंखों में उसे वासना साफ साफ दिख रही थी। तभी वो उन लोगों से पीछा छुड़ाकर भागने को हुई तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उनसे हाथापाई में उसके कपड़े कहीं कहीं से फट गए, पर वो उनकी पकड़ से छूटकर भागने में कामयाब रही। और तभी वो भागते हुए अचानक से टाइगर की कार के सामने आ गई। अभी नियति ये सब याद कर ही रही थी कि तभी अभ्रम की कर्कश आवाज फिर से उसके कान में गूंजी। अभ्रम ने उसे चुप देखकर कहा, हाँ हाँ, सोच लो, अच्छे से बना लो कोई नई कहानी। उसे देखते हुए नियति सिर हिलाने लगी तो ये देखकर अभ्रम उसके पास गया और उसकी दोनों बाहें पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे झूठ और धोखा दोनों ही पसंद नहीं। नियति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। उस रात कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचकर भाग रही थी। ये सुनते ही अभ्रम ने उसे छोड़ दिया और सोचते हुए खुद से कहा, शायद इस बार ये सही कह रही है, तभी इसके कपड़े फटे हुए थे, पर मैं इस पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लूं? ये सब एक जाल भी तो हो सकता है, पर इस जाल को बुनने वाला आखिर है कौन? मुझे उसका नाम चाहिए जिसने इसे यहाँ भेजा है। ये सोचकर उसने नियति को देखा और मन में कहा, तुम अपना सच छुपाओ और मैं उसे बाहर निकाल लूंगा।